125 करोड़ ये वो रकम है जो भारतीय क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को जीतने पर मिली है। ये ऐलान किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने। T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारतीय टीम ने 140 करोड़ देशवासियों को खुशी दे दी। उसके सामने ये रकम कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उत्सुकता तो लाजमी है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आखिर कितना अमीर है और ये पैसा उसके पास आता कहां से है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को आसानी से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में, जिसमें आज जानेंगे बीसीसीआई की आमदनी के बारे में। शुरुआत करते हैं इतिहास से। बीसीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक डाउनिंग नाम के एक अंग्रेज नाविक हुआ करते थे जो गुजरात के कच्छ में क्रिकेट खेलते थे। ये बात है साल 1721 की। डाउनिंग के लिखे से हमें भारत में क्रिकेट का सबसे पहला और पुराना जिक्र मिलता है। पहले क्रिकेट मैच की बात आती है साल 1751 में। कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के अफसरों और ब्रिटिश सिविल जनता के बीच पहला मैच हुआ। पहले क्रिकेट क्लब की बात करें तो इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड में लिखते हैं कि इंग्लैंड से बाहर पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता में 1792 में बना। इसी दौरान मद्रास में और 1825 में बंबई में बड़े क्रिकेट मैच होने शुरू हुए। अनजान देश के वातावरण से उबे अंग्रेज अफसरों को यह खेल एक सुकून देता था। घर से दूर किसी महबूबा से कम नहीं लगता था। भारतीयों तक क्रिकेट कब पहुंचा अंग्रेजों से? धीरे धीरे क्रिकेट भारत में चर्चित होने ही लगा। भारतीयों में सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले बंबई के पारसी लोग थे। ज़्यादातर पारसी बड़े बिजनेसेस में थे, अंग्रेज़ों के दोस्त भी थे। इस वजह से क्रिकेट उन तक पहले पहुंचा। साल 1848 में मुंबई के कुछ पारसी लड़कों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की नींव रखी। 2 साल बाद इस क्लब का नाम पड़ा यंग ज़ोरास्ट्रियन क्लब। इसे टाटा और वाडिया बिजनेस ग्रुप से फंड मिलता था। ये आज यानी कि 170 साल बाद भी अच्छे से चल रहा है। इस एक क्लब के शुरू होने के बाद 1850 से 1860 के बीच लगभग 30 से ज़्यादा पारसी क्रिकेट क्लब्स खुले या आपस में टूर्नामेंट खेलते। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम भी मिलती। पारसियों के टूर्नामेंट्स की चकाचौंध ने हिंदुओं का भी ध्यान क्रिकेट की तरफ आकर्षित करना शुरू किया। 1877 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल के मराठी छात्रों ने अपना हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया। शुरुआत में इसमें काफ़ी कम लोग थे, लेकिन कुछ समय बाद जब गुजरात के कुछ व्यापारी इस क्लब से जुड़ गए तो इसे बढ़िया फंड मिलना शुरू हो गया और फिर ये भी एक अच्छा और प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब बन गया। 1877 में ही पारसियों और अंग्रेज़ों के क्लब बॉम्बे जिमखाना के बीच पहले 2 दिवसीय मैच हुए। ये मैच ड्रॉ रहा। इसके बाद पारसियों, अंग्रेज़ों और हिंदू क्रिकेट क्लबों के बीच बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स होने लगे। शुरुआती क्लब मैच के बाद बारी आई इंटरनेशनल क्रिकेट की। साल 1884 में देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ। श्रीलंका से आई एक टीम ने कलकत्ता में मैच खेला। इसके बाद इसी साल प्रेसिडेंसी क्लब और ऑस्ट्रेलिया की एक टीम के बीच मैच हुआ। हालांकि ये सभी मैचेस अंग्रेज़ों और दूसरे देशों की टीम के बीच हो रहे थे। लेकिन साल 1886 तक पारसी समुदाय आर्थिक रूप से स्टेबल हो गया था। तब पारसी समुदाय ने टीम को इंग्लैंड भेजने का विचार किया। डीएम पटेल के नेतृत्व में टीम खेलने गई, जिसके रिस्पांस में ब्रिटेन की टीम 1889 और 90 के साल में हिंदुस्तान आई और पारसियों की टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया भी। ये भारतीय ज़मीन पर अंग्रेज़ों की पहली हार थी क्रिकेट में। इसके बाद अंग्रेज़ कई बार हारे। साल 1911 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने एक ऑल इंडिया टीम बनाई। देखते देखते क्रिकेट देश भर में फैलने लगा। सिंध, यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का यूपी, राजपूताना और पंजाब से कई खिलाड़ी आए। रियासतों में क्रिकेट की लोकप्रियता देख सबने फैसला किया कि भारत में अपना एक क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए और इसी के नतीजे में स्थापना हुई प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ क्रिकेट की। साल था 1928 और यही बोर्ड आगे चलकर बीसीसीआई कहलाया। बीसीसीआई के बनने की कहानी आपने जान ली। आप समझते हैं कि बीसीसीआई काम कैसे करता है। बीसीसीआई एक निजी संस्था है, प्राइवेट बॉडी। ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत रजिस्टर्ड है। वैसे तो बीसीसीआई के संविधान में काफ़ी डिटेल में बीसीसीआई की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। अगर हम उन्हें कम शब्दों में समअप करें तो मोटा मोटी उनके 3-4 काम हैं। देश के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करना, खेल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बढ़ाना, देश में राज्य रीजन के लेवल पर क्रिकेट एसोसिएशंस को बढ़ावा देना, भारत की क्रिकेट टीम का चयन करना और उनके क्रिकेट टूर्स के लिए पैसा और सुविधाएं जुटाना। ये हुई जिम्मेदारियों की बात। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बीसीसीआई के पास मैनेजमेंट टीम है। बीसीसीआई के मैनेजमेंट में कौन कौन से बड़े पद हैं?
सबसे ज़रूरी होते हैं बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स, यानी वो लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं। इनमें 5 बड़े पद हैं। पहला पद है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। रॉजर बिन्नी अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। दूसरा पद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष का है। राजीव शुक्ला अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। तीसरा पद है सेक्रेटरी का। जय शाह अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। चौथा पद जॉइंट सेक्रेटरी का है। देवजीत लोन अभी बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और 5वां पद है ट्रेजरर का। आशीष शेलार ये अभी बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं। इन 5 पदों के अलावा बीसीसीआई में एक एपेक्स काउंसिल भी है। ये बीसीसीआई के सभी कामों को मैनेज करती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष इसके चेयरपर्सन होते हैं। उनके साथ 4 ऑफिस बेयरर्स और बीसीसीआई के सीईओ होते हैं। देश में कई क्रिकेट एसोसिएशंस बीसीसीआई के मेंबर हैं। इनमें से कुछ एसोसिएशन के पास वोटिंग राइट्स हैं। इन्हें कहा जाता है फुल मेंबर। देश के 30 क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के फुल मेंबर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जैसे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। ये एसोसिएट मेंबर होते हैं। खैर, ये बात हुई बीसीसीआई के स्ट्रक्चर की। अब आप जानिए कि ये स्ट्रक्चर और ये मैनेजमेंट कैसे पैसा कमाता है। एक ज़माना हुआ करता था जब क्रिकेट भारत में इतना लोकप्रिय नहीं था। बाकायदा डीडी नेशनल पर क्रिकेट मैच दिखाने के लिए बीसीसीआई प्रसार भारती को पैसे दिया करती थी। हर मैच के 5 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे। दूरदर्शन की क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट पर मोनोपोली हुआ करती थी। ये सब 1993 में बदल गया। लिबरलाइजेशन के कुछ साल बाद वर्ल्ड टेल नाम की एक कंपनी ने बीसीसीआई के आगे प्रस्ताव रखा कि वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए देंगे बीसीसीआई को। इस एक कदम ने बीसीसीआई के लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। कैसे? अब आप हालिया उदाहरण लीजिए। उदाहरण किसका? मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप यानी लोगो वगैरह से होने वाली कमाई। मैच चल रहा है, उसमें आपने अपना विज्ञापन दिखा दिया। आपने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जर्सी देखी, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में ड्रीम 11 लिखा हुआ था। असल में ड्रीम 11 इंडियन टीम का स्पॉन्सर है, यानी जर्सी पर अपना नाम लिखने के लिए ड्रीम 11 बीसीसीआई को पैसे देती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में रकम 358 करोड़ रुपए है, जिससे 3 साल तक ड्रीम 11 को टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप का राइट मिला है। सिर्फ उतना आपको अगर करना है तो 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगते हैं। 350 करोड़ रुपए 3 साल के लिए। मीडिया राइट्स पर आ जाते हैं। असल में जब भी बीसीसीआई मैच करवाती है तो मैच को टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाने का कंट्रोल बीसीसीआई का होता है। बीसीसीआई का खुद का कोई चैनल नहीं है। दर्शकों के लिए बीसीसीआई 1-2 चैनल्स को मैच टेलीकास्ट करने की अनुमति देता है और उसके बदले में ये चैनल बीसीसीआई को पे करते हैं। ये 2 मुख्य तरीके हैं। स्पॉन्सर आप लेकर आ सकते हैं, अगर स्पॉन्सर आ गया तो पैसा आएगा, और जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो बिकेंगे, उससे पैसा आएगा। बीसीसीआई की आमदनी के इतने ही 2 प्रमुख सोर्स हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई और तरीकों से बीसीसीआई पैसा कमाता है, मसलन आईपीएल, आईसीसी से मिलने वाले प्रॉफिट का हिस्सा वगैरह। इन सबको हम आगे समझेंगे। फिलहाल जानिए कि बीसीसीआई की आमदनी कितनी है। बिजनेस टुडे की अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2022 के बीच बीसीसीआई ने, ध्यान से सुनिए, एक क्रिकेट बोर्ड की कमाई बताने जा रहा हूं, 27,411 करोड़ कमाए। अगस्त 2023 में छपी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में बीसीसीआई ने 2,917 करोड़ रुपए की कमाई की और सरकार को 597 करोड़ का टैक्स भी दिया। 18-19 में 7,182 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसमें 815 करोड़ का टैक्स दिया गया। 20-21 और 22 का आंकड़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, और डिटेल में समझने के लिए इसमें से 22-23 का आंकड़ा हम ले रहे हैं, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। साल 2022-23 में बीसीसीआई ने 6,558 करोड़ कमाए। इसमें से 38% हिस्सा मीडिया राइट्स को बेचकर कमाया गया। अभी हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं ना, आईपीएल का हिसाब अलग है। 22-23 के बीच बीसीसीआई की 37% आमदनी आईपीएल से ही हुई थी। बीसीसीआई के लिए आईपीएल लगातार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो ही रहा है, वैसे जानते ही हैं। 2017 में बीसीसीआई ने 5 साल के लिए 16,347 करोड़ में आईपीएल के टेलीकास्ट और डिजिटल राइट्स स्टार इंडिया को बेचे थे। टेलीकास्ट यानी वो राइट्स जिसके जरिए कोई टीवी पर आईपीएल दिखा सकता है, वहीं डिजिटल राइट्स यानी किसी डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐप पर मैच दिखाना। जितने भी हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे दिखाइए, अमेजॉन प्राइम पे दिखाइए, जियो सिनेमा पे दिखाइए, जितने भी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, इस पर अगर दिखाने का आपको राइट चाहिए तो आपको बीसीसीआई को पे करना पड़ता है। वो हुआ डिजिटल राइट।
साल 2022 में जब अगले 5 साल के लिए टेलीकास्ट और डिजिटल राइट्स का ऑक्शन हुआ तब तस्वीर बहुत अलग दिखी। 2022 से 2027 तक के राइट्स 48,000 करोड़ से ज़्यादा में बिके, यानी पिछले ऑक्शन से 3 गुना। अब ये 3 गुना रकम अलग अलग खरीदी गई। डिज्नी हॉटस्टार, या जिसे पहले स्टार स्पोर्ट्स हम कहते थे, उसने, ग्रुप का नाम है ना डिज्नी हॉटस्टार, 23,575 करोड़ में टीवी के राइट्स खरीदे। वहीं जियो ने इस अवधि में होने वाले IPL मैचेस के डिजिटल राइट्स खरीद लिए। बता दें कि जियो सिनेमा ऐप का मालिकाना हक रिलायंस की वाईकॉम 18 के पास है। आज आपने BCCI का हिसाब किताब समझ लिया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये एपिसोड आकाश ने लिखा था और प्रशांत ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।